कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है, जिसकी वजह से यह जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में ठंडा एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से यह ड्रैगन दिखने से और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसके बाद ये ड्रैगन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक कल्टीवेटर की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस ड्रैगन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद एक अटैक इसने इस कल्टीवेटर के ऊपर कर दिया था, लेकिन इस कल्टीवेटर ने इस अटैक को डॉज कर दिया था। इसके बाद वो अभी बहुत सारे अटैक इस ड्रैगन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जिसके बाद वो अपनी पूंछ से इस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो 2 फुट जाकर गिरता है। और इस मौके का फायदा उठा के इस ड्रैगन ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से इस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस कल्टीवेटर ने भी यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को एक नरेटिंग वॉइस बताने लगती है। तियानवु कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट का पुनर्निर्माण किया जाता है, जिनके नाम आइस, फायर, विंड और थंडर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। और साथ ही तियानवु कॉन्टिनेंट में जितने भी कल्टीवेटर है उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी तियानवु भंवर से आती है। लेकिन मंगोलिया सिटी में एक ऐसा लड़का भी है जिसने अब तक अपने तियानवु भंवर को नहीं जगाया है। इसके बाद हम लोगों को मंगोलिया सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। दूसरी तरफ हम एक फॉरेस्ट में हम लोगों की सीरीज के हीरो को देखते हैं, जिसका नाम तो अभी फिलहाल के लिए पता नहीं है, इसलिए मैं इसे फैंग बोलकर बुलाऊंगा, जो कि यहाँ पर अपने तियानवु बुलेट पूल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। तभी हम लोगों को पास्ट की कुछ बातों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर बोलता है फैंगहान हम लोगों की सिटी के जनरल का बेटा है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वो इतने ज्यादा लूजर डिसाइपल को आखिरकार अपना डिसाइपल कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। इस बार ये लड़की जिसका नाम जिंजर होता है वो बोलती है अगर आप फैंग को सिखाने के लिए तैयार हो तो मुझे उम्मीद है कि वह एक ना एक दिन तियानवु बुलेट पूल को जरूर से एक्टिवेट कर लेगा। लेकिन तभी ये एल्डर जिंजर को चुप करवा देता है। इसके बाद फैंगहान बोलता है आखिरकार मैं एक नॉर्मल से कल्टीवेटर को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट क्यों करूं, क्योंकि अब तक तो फैंग ने अपनी बुलेट पूल को भी एक्टिवेट नहीं किया है, इसलिए फैंग मेरा डिसाइपल बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह एक कचरा है। और अगर फैंग जिनर के साथ रहेगा तो जिनर का फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। इस बात को सुनकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी फैंग के पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम एक सीनियर होकर यहाँ पर अपने जूनियर के प्रति इतने ज्यादा बुरे क्यों बन रहे हो। इस बार फैंगहान के पिताजी का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम इतने ज्यादा ओल्ड हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो, इसलिए तुम्हारा बेटा भी तो तुम्हारे जैसा ही होगा ना। इस बात को सुनकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद करो, क्योंकि आखिरकार तुमने अब तक हासिल ही क्या किया है। इस बात को सुनकर फैंगहान को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी फैंग बोलता है मैंने अपने तियानवु बुलेट पूल को एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ, जबकि तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो। इस बात को सुनकर फैंगहान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आइस मैजिक का इस जगह पर यूज करने लगता है। और फैंगहान ने एक अटैक इन लोगों के ऊपर कर भी दिया था, लेकिन तभी फैंग के पिताजी आकर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अब खुद फैंगहान इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे रोकने में अब फैंग के पिताजी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज को देखकर जिनर भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी फैंगहान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक फैंग के पिताजी के ऊपर कर देता है, जिसे फैंग के पिताजी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद जब फैंग की आंखें खुलती है तब वो अपने पिताजी की कंडीशन को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद वो रेंगते हुए अपने पिताजी के पास जाता है। इस बार इसके पिताजी बोलते हैं फैंग मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला था उन सब चीजों के बारे में क्या तुम्हें याद है। इस बार फैंग बोलता है ताकतवर वो नहीं होता है जो कि दूसरों को डराता है, बल्कि ताकतवर वो होता है जो कि जरूरतमंद की मदद करता है। और पिताजी मुझे सब कुछ याद है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी इसके पिताजी की मौत इस जगह पर हो जाती है, जिसकी वजह से फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो फैंगहान को बोलता है फैंगहान तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो, क्योंकि तुमने अपने से कमजोर के ऊपर अटैक किया है और इस चीज का बदला मैं एक ना एक दिन जरूर लूंगा, क्योंकि आज मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि 1 साल के अंदर मैं तुम्हें हरा दूंगा। इसके बाद तुम मेरे पिताजी के सामने झुककर माफी मांगोगे। इस पर फैंगहान बोलता है फैंग तुम्हारे जैसा एक बेकार इंसान अगर मुझे 1 साल के अंदर में हरा देता है तो मैं तुम्हारे पिताजी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग इन सब बातों को याद कर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि अब तक उसने यहाँ पर तियानवु बुलेट पूल को एक्टिवेट नहीं किया था। इसलिए फैंग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार मैं यहाँ पर तियानवु बुलेट पूल को एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। यह बोलकर फैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनर फैंग को बोलती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो, लेकिन तुम यहाँ पर खुद को चोट नहीं पहुँचा सकते हो।
इस पर फैंग बोलता है फैंग लेई और बाकी के सभी कल्टीवेटर ने तियानवू बुलेट पूल को एक्टिवेट कर लिया है, इसलिए मैं अगर कड़ी मेहनत नहीं करता हूँ तो मैं उन लोगों के साथ नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए तुम्हें जल्दी से घर जाना चाहिए क्योंकि अंकल तुम्हारे बारे में सोच कर चिंतित हो रहे होंगे। इस पर जिनर भी इस जगह से जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह जाने से पहले फैंग को बोलती है फैंग मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम एक न एक दिन अपने तियानवू बुलेट पूल को एक्टिवेट कर लोगे, और चाहे फैंग तुम्हें इस चीज में कितना भी ज्यादा टाइम क्यों ना लगे, लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। इसके बाद हम लोगों को भजन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो बोलता है मुझे किसी भी हालत में पावरफुल बनना होगा, और वो यह बोलकर यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। मजे की बात यहाँ पर ये होती है कि इसकी बॉडी के अंदर से अब स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसके बारे में फैंग को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर और भी ज्यादा कल्टीवेशन करने लगता है। तभी इसका तियानवू बुलेट पूल भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और इसकी बॉडी के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकल कर आ जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जिसकी वजह से फैंग को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद ये क्रिस्टल धीरे धीरे ऊपर की ओर जाकर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है, जिसे देखकर फैंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए, तब तक मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट को ले आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।